नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बात नृशंस हत्या की। राष्ट्रीय राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में मुंबई निवासी श्रद्धा मदान के हुए बेरहमी से कत्ल मामले में पुलिस लगातार आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से पूछताछ कर रही है। आज यानी मंगलवार को पुलिस आरोपी आफताब पूनावाला को क्राइम स्पॉट मेहरौली फॉरेस्ट एरिया लेकर आई और विभिन्न पहलुओं पर जांच की। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी आफताब ने श्रद्धा मदान की बॉडी के अंगों को काटने के लिए केवल एक हथियार का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि आफताब ने शरीर के अंगों को काटने के लिए एक मिनी आरी का इस्तेमाल किया था। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, आरोपी को अब फॉरेस्ट एरिया लेकर गई आफताब पूनावाला को पुलिस, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम आज भी आफताब को लेकर गई है जंगल वाले एरिया में, और कल भी लेके गई थी। लेकिन जंगल के अंदर में किस जगह पे बॉडी को फेंका गया, किस तरह से किन किन जगहों पे फेंका गया था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अभी तक बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। जिस तरह से बॉडी के तकरीबन 35 टुकड़े किए गए थे, लेकिन 35 टुकड़ों में सिर्फ 8 से 9 जो पीस जो हैं बॉडी के वो मिले हैं। बाकी अभी तक वो तमाम जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अभी तक मिले नहीं है, जिसे खंगालना बेहद जरूरी है। इसके लिए अभी इस वक्त में तफ्तीश की जा रही है और अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और आफताब को भी कई लोकेशन पर लेके गए हैं। और देखिए, इस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इस इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम कड़ियों को इकट्ठा करना वो बेहद जरूरी है। तो 5 दिनों की रिमांड पर आफताब को अभी दिल्ली पुलिस रिमांड पर रखी है, लेकिन 5 दिनों के अंदर में तमाम कड़ियों को जोड़ करके उसके बाद कोर्ट के सामने पेश करना होगा। और जिस तरह से अगर बात करें, अभी तक आफताब की जो गर्लफ्रेंड है श्रद्धा, उसका मोबाइल फोन अभी तक जब्त नहीं हो पाया है। उसके बारे में जब पूछा गया तो कहा गया कि आफताब ने उसको महाराष्ट्र में एक नदी में फेंक दिया। तो अब वहां से उस मोबाइल फोन को रिकवर कराना जरूरी है। दूसरी तरफ देखा जाए, श्रद्धा का जो चेहरा वाला जो पार्ट है, जो उसके गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा है, वो उसकी भी बरामदगी नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर खोपड़ी की अगर बात करें, उसके चेहरे के ऊपर वाला हिस्सा की तो बड़ा सा पार्ट है, वो किस जगह पे उसे दफन किया है, किस तरह से। कहा तो ये भी जा रहा था कि आफताब ने मर्डर के बाद श्रद्धा के मोबाइल से उसके कुछ दोस्तों को मैसेज भी किए, जवाब दिया उन लोगों को उनके मैसेजेस का, ताकि किसी को शक ना हो। यानी ये माना जाए कि कत्ल के बाद आफताब मुंबई गया, फिर वहां पर उसका मोबाइल उसने डिस्ट्रॉय किया। निश्चित तौर से देखिए, जो हत्या की अगर बात करें तो हत्या तो 18 मई को हो चुकी है। उसके बाद लगातार वो अलग अलग जगहों पे जाता रहा है, घूमता रहा है, और एक तरह से कहा जा सकता है बहुत ही शातिर तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उन तमाम सबूतों को खत्म करने में जुटा हुआ था। और इस मामले में कई तरह के वो मामले को अंजाम दे रहा था। यहाँ तक कि श्रद्धा का जो इंस्टाग्राम है उसका भी प्रयोग कर रहा था, जिससे कि कोई उससे शक न करे, और अलग अलग लोकेशन पर घूमता रहा और इंस्टाग्राम से कई फोटोग्राफ्स अपलोड करता था, मैसेज अपलोड करता था, जिससे कि ये लगे कि श्रद्धा जीवित है। और इसके शायद यही वो तकाजा है जिसके चलते श्रद्धा के कई जो दोस्त हैं वो उनको लग रहा था कि श्रद्धा दिल्ली में रह रही है और किसी से मिलना नहीं चाहती है, बातचीत नहीं करना चाहती है। तो जिसके चलते एक गलतफहमी जैसी एक इंफॉर्मेशन जो है वो उनके दोस्तों के बीच में बनी हुई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले में तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई खुलासे होते जा रहे हैं और जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे देखने क्या शंकर, ये सामने आया कि डेटिंग ऐप के जरिए आफताब श्रद्धा से मिला, और अब ये भी खबर आई कि कुछ और लड़कियों के भी कांटेक्ट में था ये, कई और लड़के अब भी इसके कांटेक्ट में। इसके बारे में कुछ खुलासा हो पाया? और क्या इस मामले को लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में जिस तरह से महाराष्ट्र से भी कुछ राजनीतिक बयानबाजी हुई है, वहां से जिस तरह से जवाब आ रहे हैं, तो ये मामला सामने आ रहा है कि लव जिहाद का मामला हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस वक्त में श्रद्धा की हत्या की गई थी, उसके बाद उसके बॉडी को अलग अलग कई टुकड़ों में काटने के बाद उस फ्रीज में रखा गया था, उस घर में रखा गया था, और उस दौरान भी आफताब कुछ लड़कियों के संपर्क में था। और उसके बाद यहाँ तक कि उस दौरान भी कुछ लड़कियों के साथ में वो कहा जा सकता है कि वो संबंध बना रहा था। और जिस तरह से बकायदा उसको जानकारी मिली है, इस मामले को भी अब खंगाला जा रहा है। और आफताब के संपर्क में कौन कौन सी लड़कियां थी, कौन कौन से लड़के थे, उसको भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ सके
और आफ्ताब से संबंधित उन तमाम जानकारियों को खंगाला जा सके, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन एक लाइन में जवाब दीजिएगा शंकर, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। एक आखिरी सवाल है आपसे। श्रद्धा के पिता कह रहे हैं कि आफ्ताब इस तरह से जवाब दे रहा है, उनको विश्वास नहीं है उसके जवाब देने पर। वो कह रहे हैं इस तरह से जवाब दे रहा है जैसे तैयारी करके आया हो, स्क्रिप्टेड लग रहा है उन्हें पूरा मामला। एकदम आपने सही कहा है कि आफ्ताब एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे मामले में जो स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग भी वही कर रहा है, उस फिल्म का एक्टिंग भी वही कर रहा है, उसको डायरेक्टर भी वही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि उस आफ्ताब का जो सोच है और उसके काम करने का तरीका जो है एक बहुत ही कुख्यात जो एक अपराधी होता है। ठीक है, शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़े। अब सीन रिक्रिएट कर रही है पुलिस, आरोपी आफ्ताब से लगातार पूछताछ कर रही है और जहां पर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका था जिस जंगलों में, वहां पर आफ्ताब को लेकर जाकर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिजोरम के हनथ्याल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने के कारण 8 श्रमिकों की मौत हो गई। यह घटना हनथ्याल जिले के मौदड़ इलाके में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे हुई। हनथ्याल जिले के उपायुक्त ने बताया कि हनथ्याल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने से 15 से 20 मजदूर फंसे थे, जिनमें से 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 5 एक्सकेवेटर, एक स्टोन क्रशर और एक ड्रिलिंग मशीन मलबे में दबे हुए हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक हनथ्याल जिले के मौदड़ में निजी कंपनी के कर्मचारी अपने लंच ब्रेक से लौटे ही थे कि पत्थर की खदान धंस गई। उत्खनन और ड्रिलिंग मशीनों के साथ कई श्रमिक खदान के नीचे दब गए। लीड गांव और हनथ्याल कस्बे के स्वयंसेवक बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंचे। राज्य आपदा मोचन बल, सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स को खोज और बचाव कार्यों में मदद के लिए बुलाया गया है। खदान 2.5 साल से चालू है। मिजोरम से खबर है, हनथ्याल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने से करीब 8 श्रमिकों की मौत का मामला। 8 श्रमिकों की मौत हो गई। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे यह हादसा हुआ। हनथ्याल के मौदड़ इलाके में यह हादसा हुआ। चेन्नई में कथित तौर पर चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से एक फुटबॉल खिलाड़ी प्रिया की मृत्यु हो गई। प्रिया ने पेरियार नगर अस्पताल में घुटने की सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद उसे चेन्नई के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां आज उसका निधन हो गया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद इंडोनेशिया के बाली में आज से G20 समिट शुरू हो गया है। फर्स्ट सेशन में G20 नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना यूक्रेन संकट ने दुनिया में तबाही मचा दी है। यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही हैं। यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता खोजना होगा। युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से गर्मजोशी से मुलाकात की। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिले। भारत के प्राइवेट सेक्टर का बनाया पहला रॉकेट विक्रम एस लॉन्च के लिए तैयार है। ये लॉन्च 18 नवंबर को सुबह 11:30 पर श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। इस रॉकेट को हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है और इसमें 3 कंज्यूमर पेलोड होंगे। इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। इसरो ने इस मिशन के लॉन्च के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को 12 नवंबर से 16 नवंबर का विंडो किया था, लेकिन मौसम के हालात को देखते हुए अब 18 नवंबर तय किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब तक इसरो अपने कई रॉकेट्स को लॉन्च कर चुका है, लेकिन ये पहली बार होगा कि इसरो किसी निजी कंपनी का मिशन अपने लॉन्चिंग पैड से करेगा। साउथ के पॉपुलर एक्टर महेश बाबू की मां का हाल ही में निधन हुआ था। वहीं अब एक्टर से जुड़ी एक और बुरी खबर सामने आ रही है। उनके पिता कृष्णा घट्टामनेनी का भी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कृष्णा को सोमवार तड़के कार्डियक अरेस्ट के चलते हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था।
मंगलवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांसें ली। बता दें कि महेश बाबू के पिता कृष्णा को तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अब तक लगभग 350 फिल्मों में काम किया था। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने और बड़े टूर्नामेंट्स में लगातार असफल होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। इन्हीं तैयारियों के बीच बीसीसीआई भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई भारतीय टी20 क्रिकेट के सेटअप के साथ धोनी को बड़ी भूमिका के लिए एक एसओएस भेजने के लिए तैयार है। बीसीसीआई धोनी को भारतीय क्रिकेट में स्थायी भूमिका के लिए बुलाने पर विचार कर रही है। धोनी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है बीसीसीआई। और अब बात पुतिन के दोस्त की जो खतरे में है। कौन है ये दोस्त, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो ईरान की मदद रूस करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वहीं सऊदी अरब और इजरायल की मदद अमेरिका करेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो एक तरह से यूक्रेन के बाद पश्चिम एशिया अमेरिका और रूस की सबसे बड़ी टक्कर का एक और मैदान बन जाएगा। ईरान क्या वाकई शिराज में हुए आतंकी हमले का बदला लेगा? इसे समझने के लिए आपको 2020 वाले बदले को भी देखना होगा। इसलिए एक बार फिर आपको ले चलते हैं जनवरी 2020 में, जब जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने अमेरिका से बदला लिया था। जनरल सुलेमानी की हत्या बगदाद में की गई थी, जब 3 जनवरी 2020 को अमेरिका के एक ड्रोन हमले में उनकी जान ली गई। ये सब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद हुआ था। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजरायल दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। ये ईरान के खिलाफ हुए टारगेट किलिंग में सबसे बड़ा हमला था। ईरान ने इसका बदला भी लिया और उसने इराक में मौजूद अमेरिका के एक मिलिट्री अड्डे पर कई मिसाइलों से हमला किया था। यानी ईरान के खिलाफ ऐसे हमले का जवाब जरूर मिलेगा, ये ईरान ने बता दिया था। इस हमले के बाद का खौफ कैसा था, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ईरान ने अपनी फतह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह से फेल साबित रहा। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बन गए और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। इस बार भी अमेरिका का दावा है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिसमें अमेरिका के नागरिकों को टारगेट किया जा सकता है। You have information that is precise, that is credible, that could potentially pose a threat to the American citizen community. Of course, we will follow all obligations under that policy. लेकिन इस बार अमेरिका ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर होगा, कहना मुश्किल है। ना ही ब्रिटेन के अड्डों पर ईरान की नजर टेढ़ी होगी। इस लिहाज से ईरान के इलाके में 2 सबसे बड़े दुश्मन ही हैं। पहला है सऊदी अरब और दूसरा है इजरायल। ईरान में चल रही मौजूदा उठापटक में भी अमेरिका, इजरायल और सऊदी अरब का हाथ बताया जा रहा है, चाहे वो हिजाब के खिलाफ विरोध में हिंसा हो या फिर शिराज में हुआ आतंकी हमला। ईरान बदला लेने के पूरे मूड में है और उसने अपने सीक्रेट फोर्स भी इजरायल और सऊदी अरब के आसपास तैनात की हुई है, जो उसके एक हुक्म पर युद्ध के दौरान ऐसे ऑपरेशन करेंगी कि इजरायल और सऊदी अरब हैरान रह जाएंगे।
इजरायल के चुनाव में बेंयामिन नेतन्याहू को मिले कामयाबी के बाद ईरान के समर्थक लेबनान के मिलिशिया गुट हिजबुल्लाह का बयान आया है। हिजबुल्लाह के प्रमुख ने कहा है कि इजरायल में चाहे किसी की भी सरकार बने, वो हमेशा फिलिस्तीन और लेबनान के दुश्मन रहेगी। كله مثل بعضه، كله أسوأ من بعضه. الحكومات التي تعاقبت على الكيان الغاصب من أول حكومة من زمن بن غوريون إلى اليوم كلها حكومات مجرمة وإرهابية وغاصبة ومحتلة وقاسية ولا تملك شيئا من القيم الأخلاقية والإنسانية. इजरायल के खिलाफ ईरान के सबसे बड़े समर्थक दो मिलिशिया हैं। पहला है फिलिस्तीन का हमास और दूसरा है लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह। जबकि सऊदी अरब के अंदर टारगेट को निपटाने के लिए ईरान हूथी विद्रोहियों की मदद ले सकता है। ऐसा पहले भी आरोप लगा है जब 2019 में सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हूथी विद्रोहियों ने ड्रोन लॉन्च किए थे। तब पूरी दुनिया में तेल के दामों में अचानक खलबली मच गई थी और कहा जा रहा था कि तेल की सप्लाई लंबे वक्त तक बाधित हो सकती है। तब भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने अपने शाहिद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन इस्तेमाल किए थे। शाहिद 136 वो ड्रोन है जिन्होंने ज़ेलेंस्की को भी बुरी तरह डरा दिया है, और वो तो अब इस ड्रोन की लाश के साथ यानी गिराए गए ड्रोन के साथ वीडियो रिलीज कर रहे हैं। बेरोजगारी पर सरकार की अहम बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपात मीटिंग बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बेरोजगारों की मांगों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है और अब से कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू होगी। करीब 45 मिनट बाद यानी दोपहर 3 बजे सीएम कार्यालय में यह बैठक शुरू होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, बैठक में बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। बेरोजगारों का प्रतिनिधि मंडल भी इस बैठक में शामिल होगा। उपेंद्र यादव समेत अन्य पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। भर्ती एजेंसियों सहित सीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा जयपुर से। लवली, 3 बजे अहम बैठक। बेरोजगार लंबे समय से जो मांगे कर रहे थे, आज एक उम्मीद बंध रही है उनकी मांगे पूरी होने की। आज देखिए, बिल्कुल राजस्थान से, ये राजस्थान के जो युवा बेरोजगार हैं वो 40 दिन तक लगातार जो थे वो गुजरात गए पैदल। उसके बाद में वहां पर मुख्यमंत्री से बातचीत होती है और मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद में ये निर्देश दिए जाते हैं राजस्थान की सरकार के अफसरों को कि बेरोजगारों की समस्याओं को चिन्हित किया जाए और उन समस्याओं को लेकर के एक बैठक बुलाई जाए। पहले 9 और 11 तारीख को ये बैठक मुकर्रर की गई थी, मगर मुख्यमंत्री की व्यस्तता की वजह से, सीएमओ के अन्य कार्यक्रमों की वजह से वो बैठक नहीं हो पाई। लेकिन अब से कुछ देर बाद, यानी अब से 40 मिनट का वक्त जो है वो बाकी रह गया है। करीब 3 बजे तमाम जो डेलीगेशन के लोग होंगे जिन्हें अलाउ किया जाएगा अंदर बैठक में, वो लोग अंदर पहुंचेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो उपेंद्र यादव हैं, उनके साथ में जो उनकी टीम है और जो तमाम अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए पदाधिकारी, वो इस वक्त हमारे साथ में हैं। वो लोग शासन सचिवालय पहुंच चुके हैं। सबसे पहले न्यूज 18 ये डेलीगेशन आपको दिखा रहा है कि ये तमाम युवा बेरोजगार जो हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बेरोजगारों की जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के न केवल 1-2 बल्कि तमाम जो भर्तियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन भर्तियों पर यहां पर मंथन होगा। हो सकता है मुख्यमंत्री भी इन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री कार्यालय के तमाम अधिकारी, भर्ती एजेंसीज के प्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ उपेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं कौन सी समस्याओं को लेकर के आप आज पहुंच रहे हैं। 21 सूत्री मांग पत्र बताया जा रहा है आपका। हाँ, जो बेरोजगारों की जो 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 38 दिन तक गुजरात में सत्याग्रह हुआ और 7 तारीख को देर रात मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया था। तो मुख्यमंत्री जी के विश्वास और आश्वासन के बाद 38 दिन बाद हम राजस्थान लौटे थे और आज मीटिंग है। पूरी उम्मीद है कि युवाओं की तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता देने का मामला हो, चाहे ई मित्र ऑपरेटर को मानदेय उनको संविदा पर लेने का मामला हो, चाहे वो पंचायत राज जैन और कनिष्ठ अनुदेशक जो पहले बजट की घोषणा है उसको पूरी करने की, उनकी विज्ञप्ति जारी करने की मांग हो, चाहे जो और जो अन्य जो भर्तियों के जो लोग हैं, चाहे वो 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालने की मांग हो। संविदा की भर्तियों का हम विरोध कर रहे हैं कि स्थायी तौर पर भर्तियां निकाली जाए, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए और शेडो पोस्ट 2018 से 22 तक वो दी जाए। तमाम जो लंबित भर्तियां मुकदमे वापस लेने की मांग हो, प्रयोगशाला सहायक 2012 और कई जो तमाम लंबित भर्तियां, उनके साथ साथ जो तमाम युवा वर्ग है, चाहे वो चिकित्सा सेवा की, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उसकी जो लगातार हम मांग कर रहे हैं। जो क्या लग रहा है आपको माहौल को देख करके सरकार के पास समय बहुत कम बाकी रह गया, मांगे बहुत सारी आपकी? कल मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो बेरोजगार नाराज हो गए तो उन्हें समझा करके मैं वापस लाया हूं। तो अब क्या नजर आ रहा है, माहौल किस तरह का नजर आ रहा है, कि क्या लग रहा है आपको अपनी मांगों को लेकर के?
देखो, वार्ता के बाद ही ये तय हो पाएगा कि सरकार वास्तव में सकारात्मक है, युवाओं के लिए काम कर रही है, काम करेगी युवाओं के। तो आज भी हमने शिक्षा मंत्री जी का आभार जताया, विशेष शिक्षकों के लिए माला पहनाई, धन्यवाद दिया, और मैं हमेशा धन्यवाद देंगे यदि सरकार काम करेगी तो। और सरकार काम नहीं करती है, धोखा होता है। तो हमने ऐलान आज ही, आगे की लड़ाई के ऐलान आज ही कर देंगे, उसकी पूरी रणनीति यानी कि अगर आज सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो ये लोग अपने अब तक ना आश्वासन मिलता है लवली, आज भी कोई आश्वासन दिया सरकार की तरफ से, इनसे कहा गया कि कुछ वक्त दीजिए, तो उसको लेकर क्या ये कदम उठाएंगे, वक्त देंगे सरकार को? देखिए, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है ये बैठक के बाद तय हो पाएगा सुमित, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर जो है आश्वासन मिलता है, नहीं मिलता है, या बैठक में कोई नतीजा ही निकल जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ये बैठक जो है, इस बैठक को करीब 1 घंटे का समय जो है, 60 मिनट का समय सीएमओ के अधिकारियों ने तय किया है, और इस बैठक के अंदर करीब 50 मिनट तक अगर बेरोजगारों के मसलों पर मंथन होता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार के मन में सकारात्मक विचार है कुछ काम करने के लिए, इसीलिए सरकार ने बैठक बुलाई है। सरकार को समझ में आया कि बेरोजगार जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, बार बार गुजरात में जाकर के वो विरोध कर रहे हैं, अपनी मांगों को याद दिला रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर के जो और लोग पहुंचे उनसे हम बात करते हैं। आप कौन सी भर्ती के लिए अपनी मांग उठाने जा रहे हैं आज अंदर? हमारी मांग पंचायती राज जयंत भर्ती है, जो पहले बजट की घोषणा है, 2100 पदों पर घोषणा करी थी। उसके बाद में विभागीय मंत्री जी ने विधानसभा में अनुदान मांगों की बहस का जवाब देते हुए 15 मार्च 2022 को फिर से घोषणा करी कि हम 2100 पदों पर जल्द भर्ती करवाएंगे, परंतु वो फाइल कागजों में दबकर रह गई है। और इसी भर्ती 2013 में इसी भर्ती को दबी हुई फाइल को वापस बाहर निकलवाने आए? बिल्कुल, 544 प्लस 2061 2605 पद खाली है। अभी मात्र 65 जयंत इस विभाग में कार्यरत है, जबकि 2 बार घोषणा हो चुकी। पहले बजट की घोषणा मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बावजूद भी अफसरशाही कितनी हावी होती है कि बेरोजगारों को सीएमओ का रुख जो अख्तियार करना पड़ता है। आप कौन सी मांग लेकर के आए हैं? जी, मैं लक्की कसाना कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से हूँ। हमारी जो पोस्ट खाली रह चुकी हैं, जो उनकी शिथिलता को देकर पूरा भरवाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि हम आपकी पूरी मांग मानेंगे। उनके आश्वासन के बाद हम यहाँ लौटे हैं और आज हमारी मीटिंग है। अगर मीटिंग में हमारा निर्णय निकलता है तो हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को, और अगर हमारे साथ धोखा होता है तो हम इसके लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। आप बताइए, आप कौन सी भर्ती की मांग लेके आए? मैं राजकीय ITI भर्ती, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के लिए। क्या दिक्कत आ रही है उस भर्ती में? तो बजट 2019 में वो 15 में घोषणा की गई थी 1500 पदों के लिए, वो अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई, और हमें पूर्ण विश्वास है आज कुलदीप जी रांका के साथ और आरती डोगरा के साथ मीटिंग होगी, इसमें पूर्ण विश्वास की वो पूरी होगी। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप कौन सी भर्ती की डिमांड उठाने जा रहे हैं? सर, मैं लाइब्रेरी भर्ती के लिए आया हूँ। तो लाइब्रेरी में इस टाइम राजस्थान में अप्रोक्सीमेट 12,000 पोस्टें खाली हैं, और हमने ये पहले मुख्यमंत्री जी को भी पहले बता दिया ज्ञापन देके कि हमारे कम से कम जो अभी लाइब्रेरी ग्रेड 3 की पोस्ट लगी है, वहाँ से निदेशालय से भी वहाँ से लेटर आ चुका है, और 1000 पोस्ट है हमारी जो इंक्रीज करी जाए, और कम से कम हमें 1000 पोस्ट इंक्रीज करके, और जो बेरोजगार है उनको राहत प्रदान की जाए। तो देखिए सुमित, आपने सुनने की कोशिश की, अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए लोग हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अब कितने लोगों को अलाउ किया जाता है प्रतिनिधि मंडल के अंदर, ये एक लाइन में जवाब दीजिएगा। सीएचए का आंदोलन हमने देखा था, क्या उसको लेकर भी कुछ उम्मीद है? उस पर पूरी वो लोग भी आएंगे, हमारी बात होगी उस पर भी। देखिए, बिल्कुल सभी को बुलाया गया है, जिन जिन लोगों ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई है, और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का जो मांग पत्र है, इन तमाम विषयों पर लेकर के वहां बातचीत होगी। जी ठीक है, शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, बात करने के लिए इन तमाम लोगों से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।